आज हम बात करेंगे महाश्वेता देवी की एक बहुत ही शक्तिशाली लघु कथा द्रौपदी के बारे में। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अन्याय पर एक बहुत ही तीखा और ज़रूरी सवाल है। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब सदियों पुराना दैवी सुरक्षा का एक मिथक सत्ता की क्रूर असलियत से टकराता है। ये सवाल आप कह सकते हैं महाश्वेता देवी की कहानी द्रौपदी की आत्मा है, और इसी सवाल की परतों को हम आज खोलने की कोशिश करेंगे। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले इसके दो पहलुओं को आमने सामने रखना जरूरी है। एक तरफ है मिथक और दूसरी तरफ है वो सच्चाई जो महाश्वेता देवी दिखाती हैं। मिथक में सार्वजनिक अपमान है तो हकीकत में राजकीय क्रूरता। एक तरफ दैवीय हस्तक्षेप है तो दूसरी तरफ कोई हस्तक्षेप नहीं। और जहां मिथक में लज्जा की रक्षा होती है, वहीं हकीकत में उसी लज्जा को एक हथियार बना दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले उस नींव को समझते हैं, उस पौराणिक कथा को जिसे महाश्वेता देवी की ये कहानी सीधे सीधे चुनौती देती है। हम सब महाभारत की कहानी जानते हैं, है ना? द्रौपदी जो 5 पांडव भाइयों की पत्नी थीं। उन्हें उनके पति चौसर के खेल में हार जाते हैं और फिर भरी सभा में उनका अपमान करने के लिए उन्हें निर्वस्त्र करने की कोशिश की जाती है। उस मुश्किल घड़ी में वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती हैं और फिर होता है एक चमत्कार। उनकी साड़ी कभी खत्म ही नहीं होती और इस तरह उनके सम्मान की रक्षा होती है। तो ये जो मिथक है, ये सदियों से क्या दिखाता आया है? यही कि चाहे पुरुष सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, स्त्री की लज्जा की रक्षा के लिए दैवीय शक्ति हमेशा मौजूद है। एक तरह का आश्वासन है ये। तो ये तो हुई मिथक की बात। अब आते हैं असलियत पर। महाश्वेता देवी की दुनिया में देखते हैं कि यहां क्या होता है। लेकिन इस दुनिया को समझने से पहले इसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। कहानी का सेटअप है नक्सली आंदोलन का दौर। ये भारत में एक सशस्त्र ग्रामीण विद्रोह था, जहां आदिवासी समुदाय जमींदारों और सरकार के शोषण के खिलाफ लड़ रहे थे। और इसी विद्रोह के बीच है हमारी कहानी की नायिका द्रौपदी मेजेन। नाम द्रौपदी से मिलता जुलता है, लेकिन वो कोई रानी नहीं है। वो 27 साल की एक संथाल आदिवासी कार्यकर्ता है और सरकार की नज़र में वो सबसे कुख्यात महिला है। एक वांटेड विद्रोही, एक ऐसा टारगेट जिसे हर हाल में पकड़ना है। और इस टारगेट का पीछा कौन कर रहा है? सेनानायक, एक ऐसा अफसर जो युद्ध और चरम वामपंथी राजनीति का एक्सपर्ट है। उसकी नज़र में ये विद्रोह कोई आंदोलन नहीं, बल्कि एक समस्या है जिसे सिर्फ और सिर्फ बल से कुचला जाना चाहिए। तो यहां हमें स्टेट का पर्सपेक्टिव साफ दिखता है। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां मिथक की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। यहां कोई बचाने वाला नहीं है। काफी खोजबीन और घेराबंदी के बाद आखिरकार द्रौपदी सेनानायक की फोर्स के हाथ लग जाती है। लेकिन उसका पकड़ा जाना किसी दैवीय परीक्षा की शुरुआत नहीं है। ये एक सोची समझी क्रूर रणनीति का पहला कदम है। सेनानायक अपने आदमियों को सिर्फ 2 शब्द कहता है, इसे बनाओ, और बस इन 2 शब्दों में राज्य की पूरी हिंसक ताकत को द्रौपदी पर छोड़ दिया जाता है। और यह समझना बहुत जरूरी है कि जो होता है वो कोई रैंडम क्रूरता नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की रणनीति है। इसका मकसद सिर्फ द्रौपदी को शारीरिक तौर पर तोड़ना नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को कुचलना है और उसके जरिए पूरे आंदोलन में खौफ पैदा करना है। मगर कहानी के उस क्लाइमैक्स में, जिसे कोई भूल नहीं सकता, जिसे शिकार बनाया गया था, वो शिकार बनने से इनकार कर देती है। उस भयानक हमले के बाद द्रौपदी को पानी और तन ढकने के लिए एक कपड़ा दिया जाता है। लेकिन वो क्या करती है? वो उस कपड़े को अपने दांतों से फाड़कर फेंक देती है और नग्न खड़ी हो जाती है। वो शर्म को ही खारिज कर देती है जिसे समाज उससे महसूस करने की उम्मीद करता है। और फिर वो उन लोगों का सामना करती है और कहती है, यहां ऐसा कोई मर्द नहीं है जिससे मुझे शर्म आए। सोचिए, सिर्फ एक वाक्य से उसने पूरी सत्ता का समीकरण ही पलट दिया। वो आगे कहती है, तुम मुझे नंगा तो कर सकते हो, पर मुझे फिर से कपड़ा कैसे पहनाओगे? क्या तुम मर्द हो? ये सवाल सीधा उनकी मर्दानगी पर, उनकी पितृसत्तात्मक सोच की बुनियाद पर हमला है। और फिर वो अपने लहूलुहान शरीर के साथ सेनानायक की तरफ बढ़ती है, उसे चुनौती देती है, चलो मेरा काउंटर करो, चलो मेरा काउंटर करो। उसका शरीर अब सिर्फ एक शरीर नहीं है, वो एक हथियार है, सेनानायक के किए का एक जिंदा सबूत है। और ये वो पल है जब पासा पूरी तरह पलट जाता है।
पहली बार सेना नायक, वो तजुर्बेकार अफसर, एक निहत्थे टारगेट के सामने खड़े होने से डरता है, बुरी तरह डरता है। तो सवाल ये है कि 1978 में लिखी गई ये कहानी आज भी इतनी जरूरी, इतनी प्रासंगिक क्यों लगती है? इसकी वजह है इसके गहरे विषय। ये कहानी स्टेट वायलेंस की बात करती है कि कैसे सरकारें हाशिए पर पड़े लोगों के खिलाफ क्रूरता का इस्तेमाल करती हैं। ये मिथकों को तोड़ती है, हमें बताती है कि असल दुनिया की तकलीफों के सामने ये दैवीय कहानियां कोई सहारा नहीं देती। ये जेंडर और पितृसत्ता पर एक तीखी टिप्पणी है कि कैसे यौन हिंसा को हमेशा से कंट्रोल के एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है। और सबसे ज़रूरी बात, ये शरीर को विरोध का एक जरिया बनाती है। जहां एक स्त्री के शरीर को अपमानित किया जाता है, वही वो उसी शरीर को अपनी ताकत बना लेती है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। द्रौपदी एक विक्टिम बनने से इनकार कर देती है। वो उस हिंसा के एक्ट को अपनी पहचान से अलग कर देती है। वो शर्म को शक्ति में बदल देती है, और ऐसा करके वो प्रतिरोध की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि उत्पीड़ितों के लिए असली शक्ति किस में है, अपने घावों को छिपाने में या दुनिया को उन घावों का सामना करने पर मजबूर करने में।